बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो है वो जुमे का एक तो दिल मुबारक होता है और दुनिया के बड़े बड़े वाक़यात जो है ना, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके इस्लाम की उस तारीख़ तक जो कि हमने खामोश कर दी, तब तक बहुत से वाक़यात जो है वो जुमे के दिन के साथ मंसूब होते हैं। तख्लीक़ कायनात जो है वो वहाँ से इब्तदा कर लें जुमे के साथ। ये बरकत का दिन है और इस दिन को आम तौर पे अल्लाह का दिन कहा जाता है। जुमा जो है ये अल्लाह का दिन है। जुमेरात जो है वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का दिन है। इसलिए जब भी ताक आपको ढूंढना हो ना, ताक रात जैसे रमज़ान है, तो ये हमेशा जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब में आएगा, जहाँ पे कि आपको लम्से जिब्राईल महसूस होगा। ये एक टोटका है। इस पे हदीसें जो हैं वो मैं क्या कहूँ, ये इतनी ताकतवर हदीसें नहीं हैं जो इसको कहती हैं, लेकिन इसको तजर्बे ने देखा है कि अगर कोई भी शब जो है 20 हो, 21 हो, 23 हो रमज़ान की, अगर वो आती है और किसी को मिलती है तो वो जुमे और जुमे की दरमियानी शब जो है, इसी शब को ये लम्स जो है ये महसूस होता है। हमने इस बरकत के लिए आपको हदिया करने के लिए हमेशा की तरह एक शख्सियत ऐसी होती है जो कि आपको अच्छे अच्छे तिब्बी मशवरे देते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम तिब्बे नबवी को भी शामिल करें और जब भी हमें मौका मिलता है हम तिब्बे नबवी को भी शामिल करते हैं। लेकिन इस गलतफहमी से दूर हो जाइए कि कोई भी तिब जो है वो तिब्बे नबवी की सुन्नत से बाला है, क्योंकि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को यहूद के पास भेजा करते थे, यहूदी तबीबों के पास, कि आप उनसे जाके इलाज कराएं। तो अगर सुन्नत रसूल देखी जाए तो हर तिब जो है वो तिब नबवी भी है। हमारे साथ डॉक्टर आतिफ काज़मी साहब, अस्सलाम वालेकुम काज़मी साहब, खैरियत से हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, आजकल का एक बर्निंग इशू जो है वो हमारा जो इस वक्त माहौल है स्मॉग का, ये है। मैं आज सुबह एक पेपर पढ़ रहा था और इस पेपर में, ये रिसर्च पेपर, और उसमें बड़ा रिसर्च तकरीबन को 1300 बच्चों पे, 13 या 1400 बच्चों के ऊपर की हुई थी कि जो नए बच्चे पैदा होते हैं अगर वो स्मॉग को ब्रीद करेंगे पहले 3 महीने, तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट ब्रेन के अलावा जो उनका होगा वो उनका गट होगा, और गट के साथ उनकी जो आइंदा ज़िंदगी की इम्यूनिटी है सिस्टम, वो डेवलप नहीं होगा, क्योंकि गुड बैक्टीरिया वहाँ बड़ा कम परवरिश पा सकेगा। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि हमारे पाकिस्तान में जो हस्पतालों से लेके घरों तक जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो सारे स्मॉग के अंदर ही हो रहे हैं। इस स्मॉग का सबसे बुरा अफेक्ट किस चीज़ पे पड़ता है डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहरबानी आपने बिलाल भाई फिर मुझे मदऊ किया। और आजकल तो ये बड़ा बर्निंग टॉपिक जिस तरह आपने बताया, स्मॉग जो है बेसिकली है क्या जी? स्मॉग को देखा जाए, इसको किस तरह हम डिफ़ाइन करते हैं। और लोग मुझे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये स्मॉग सर्दियों में क्यों होती, गर्मियों में क्यों नहीं होती? क्या डस्ट पार्टिकल गर्मियों में नहीं होते? क्या हमारे ये जो बर्न किया जाता है, जो ये सारा जिसकी वजह से फसलों को, और जो हम कहते हैं इंडिया से इधर आ रहा है धुआं, इधर का उधर जा रहा है, क्या ये गर्मियों में नहीं होता? अप्रैल मई में क्यों नहीं होता? जून में क्यों नहीं होता? अभी क्यों होता है? और इसमें क्या? तो सबसे बड़ी बात है कि जब गर्मी होगी तो गर्मी में जो सर्दियों की नमी है हवा की, वो क्या करती है, वो इन सारे डस्ट पार्टिकल्स को, इस धुएं को, और जो इसमें केमिकल्स हैं स्मॉग के, उनको नीचे ले आती है। क्योंकि हमारा एक ओजोन लेयर होता है, वो जो ओजोन लेयर होता है ना, उसका गर्मियों में इफेक्ट और होता है, सर्दियों में इफेक्ट और होता है। अच्छा, अब जब बात ही होती है कि सर्दियों में जब मौसम ऐसा होता है, ठंड आनी शुरू होती है, तो और ये हर शहर में नहीं होता। अगर आप पूरे पाकिस्तान में देखें तो सारे प्रोविंसेस में देखें तो पंजाब एक ऐसा प्रोविंस है जिसमें सबसे ज़्यादा है। कराची में लोगों को नहीं पता, क्वेटा में नहीं पता, पेशावर में नहीं पता उनकी, माशाल्लाह। तो हमारा जो क्लाइमेट चेंज है, जो हमारा वेदर है, वो पंजाब का ऐसा वेदर बन जाता है कि जहाँ ठंड भी है और जहाँ ये पार्टिकल जो हैं हमारे डस्ट पार्टिकल्स और जितने केमिकल्स हैं ये जमा होकर ये ऊपर नहीं जाते, ये नीचे सस्पेंड हो जाते हैं। इस नीचे उतरने से स्किन की इरिटेशन होती है। बिल्कुल, मैं बताता हूँ। अब आपने वो जो बच्चों वाली बात की, बिल्कुल आपकी बात ठीक थी। अब बच्चे पैदा होते हैं, अब आप बच्चे को रोक तो नहीं सकते कि जी आप गायनेकोलॉजिस्ट को कहें कि जी स्मॉग के बाद उसको डिलीवर करना, अभी तो उसकी फुल टाइम है।
कोई भी हो, बच्चा हो, बड़ा हो, छोटा हो, स्मॉग ने इफेक्ट उसको करना ही करना है। अगर उस बंदे ने बाहर जाना आना है, आप घर में कैद तो नहीं हो सकते। अच्छा, अब देखते हैं कि स्मॉग में और क्या केमिकल्स हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ठीक है ना जी, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ये वो डेंजरस है। बिल्कुल जी, दे आर वेरी डेंजरस। हमें इन चीज़ों का पता ही नहीं है लोगों को। और जी स्मॉग है, बाहर फिर रहे हैं, हंस रहे हैं, और मास्क भी नहीं पहन रहे। बिल्कुल मास्क नहीं पहनते जी। उन लोगों को कहें मास्क पहनो जी, कुछ मुझे क्या, कुछ भी नहीं होना, ये कौन सा कोई कोरोना आ गया, कोविड आ गया। अच्छा, अब होता यह है कि जो स्मॉग है ये 4-5 चीज़ों को अफेक्ट करती है। सबसे पहले लंग्स, फिर ब्रेन को भी जी, ब्रेन को भी, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स हैं हमारी वो तो सारी लंग्स में, हार्ट में, ब्रेन में सारी जा रही है ना। फिर वो हार्ट को इफेक्ट करती है और वो किडनीज को इफेक्ट करती है। हार्ट को भी अब लोगों के बहुत रिपोर्ट्स आई हैं कि जिनको लोगों को हार्ट अटैक हो चुका है, जिनको स्टेंट डल चुके हैं या जिनको एंजाइना है, उनको स्मॉग से बहुत परहेज कर। अच्छा, अब स्किन पे आ जाए, जिसके लिए मैं बात करूंगा आज। स्किन में जब आप ये जाते हैं बात, तो स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अब स्किन तो हमारी एक्सपोज्ड रहनी है जब आपने बाहर जाना है स्मॉग में, और ये सारे केमिकल्स उसको टच करेंगे, सारे केमिकल। अब वो सारे केमिकल जब टच करते हैं, आपका स्किन बैरियर जो है वो वहाँ से उसको ब्रेक कर जाता है। और जब वो ब्रेक करता है तो ये स्किन को क्या करती है, चेहरे की स्किन। अब आप अगर स्मॉग पे, एक बंदे के पास मोटर बाइक है और वो मोटर बाइक पे आता जाता है, बाहर का उसका मार्केटिंग की जॉब है, जब वो घर जाएगा ना, वो टॉवल लेके, वाइट टॉवल से जब अपना मुंह साफ करेगा तो खाली होगा, तो वो सारा टॉवल काला हो जाएगा। रीज़न क्या है, उसमें स्मोक भी है, पोल्यूशन भी है, डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारे केमिकल जो हैं मुंह पे ले रहा है, वो अपने मुंह या हाथों पे ले रहा है, और फिर वो उनको इनहेल भी कर रहा है। देखें, सबसे बड़ी बात है इनहेल। अच्छा, अब स्किन पे इफेक्ट इसके क्या होते हैं? सबसे बड़ी बात है, अगर आप ये स्मॉग में काम कर रहे हैं, प्री मैच्योर एजिंग शुरू हो जाती है। अच्छा, हाँ जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसका एक फैक्टर, रिसर्च भी बता रही है कि जब ये केमिकल्स आपके स्किन बैरियर को ब्रेक करते हैं तो आपकी स्किन पे झुर्रियाँ जल्दी पड़नी शुरू हो जाती हैं, रिंकल जल्दी पड़ने शुरू हो जाते हैं, बाल आपके गिरने शुरू हो जाते हैं, चेहरा आपका बूढ़ा बूढ़ा लगना शुरू हो जाता है। तो लोग कहते हैं यार पिछले साल तक तो तुम बड़े अच्छे लगते थे, अभी कोई डाइटिंग की है, खुदा ना खास्ता शुगर हो गई है, या कोई तुम बीमार हो गए हो, अल्लाह ना करे। ये सब वजह स्मॉग है, ये सारी स्मॉग, ये जो प्री मैच्योर एजिंग है। उसके बाद चेहरे पे हाइपर पिगमेंटेशन आती है। वो क्या होता है, स्किन डार्क हो जाती है। कुछ लोगों की स्किन जिनकी अच्छी फेयर होती है कंप्लेक्शन, वो स्मॉग की वजह से काम करके बाहर, अगर उनकी जॉब का नेचर ऐसा है, वो डार्क हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, ये जो हमारे काम करने वाले लोग सड़कों पे काम कर रहे हैं, मजदूर काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में करेंगे, ये सारे इस चीज़ को फेस करेंगे। ये देखें सर, बात सबसे बड़ी है अनफॉर्चुनेटली कि हमारे जो लेबर क्लास है जितनी भी है, अब उनके पास उतने वसाइल नहीं है। डॉक्टर साहब, आमतौर पे जब धूप निकलती है तुम कहते हैं सन ब्लॉक लगा लें। जी हाँ, जी हाँ। स्मॉग में कोई ऐसी चीज़ है जो लगा सकते हैं? बिल्कुल वही सन ब्लॉक स्मॉग में भी लगाना। क्या रीज़न है? क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं जो भी, और जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो सन ब्लॉक उनको भी बचाएगा। क्या बात? जब आप सन ब्लॉक लगाएंगे तो वो जो अल्ट्रावायलेट धूप निकली हो या ना निकली हो, स्मॉग है, आपने सन ब्लॉक, बिल्कुल, क्योंकि स्किन का वेयर एंड टेयर हो रहा है, स्किन में पिगमेंटेशन भी। अच्छा, अब होता क्या है, स्मॉग अगर है, एक यंग बच्चा है, 18-19 साल का बच्चा, बच्ची, उसको एक्नी, पिंपल्स बढ़ जाएंगे, उसके जो पोर्स होते हैं वो क्लॉग कर जाते हैं, बंद हो जाते हैं उस डस्ट की वजह से। पिंपल्स बनेंगे, फिर पिंपल्स बन जाएंगे, वो और ख़राब हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद अगर एक बंदा जो है ऑलरेडी उसको स्किन डिजीज है, एक्जिमा या सोराइसिस या फंगस, स्किन की बीमारियां हैं जिसको चंबल कहते हैं, ददरी या दाद कहते हैं, उसको स्मॉग में ये बीमारियां बढ़ जाएंगी। अच्छा। जब स्मॉग होगा, वो बंदा कहेगा डॉक्टर साहब मुझे पहले तो इतनी खारिश नहीं होती थी, जब से स्मॉग शुरू हुई है मेरे तो मुंह पे भी, जिस्म पे भी, बॉडी पे भी, उसको ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो स्मॉग के इफेक्ट स्किन पे इतने ज़्यादा बन जाएंगे कि प्री मैच्योर एजिंग हो जाएगी, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएगी, उसको एक्जिमा बढ़ जाएगा, उसकी स्किन जो इम्यूनिटी है, रेजिस्टेंस है, वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी और उसकी स्किन बूढ़ी लगने लग जाएगी और सीनाइल स्किन हो जाएगी। वो कहेगा यार मेरी तो बड़ी टाइट स्किन होती थी, तो ये ढीली है कैसे हो गई एकदम, मैं कोई। अच्छा, लोगों को ख्याल होता है कैंसर हो गया। जब भी आपका वेट लॉस होता है, मेरे मरीज़ का, ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ, या उनकी स्किन डार्क हो जाए, तो वो सीधा आते हैं हमारे पास, डॉक्टर साहब, डॉक्टर आते हैं, मुझे तो लगता है कैंसर है, मेरा वजन भी कम हो गया, मेरी स्किन भी डार्क हो रही।
सो हमें उनको बताना होता है ये कैंसर नहीं है, आपने बाहर जाना है मास्क पहने, कोशिश करें कैप ले लें, सन ग्लासेस यूज कर लें, इवन अगर धूप नहीं भी है तो सन आंखों को, क्योंकि आंखों पे इफेक्ट इसका स्मॉग का होता है, आंखें लाल रहनी, इसको हम कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, आंखें लाल रहनी शुरू हो जाती हैं खांसी स्मॉग में अंदर जाने से। डॉक्टर साहब एक कॉलर है, जी सर, कॉलर ले लें। हमारा टेलीफोन नंबर आपके सामने है, अगर आपको कोई स्किन का प्रॉब्लम है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। जी अस्मा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैंने बिलाल भाई डॉक्टर साहब से सवाल करना है कि ये अपर लिप वाली जगह पर मेरे बहुत ज्यादा एक जलन होती है और ये कुछ मतलब वीक्स के बाद उठती है। जलन होने के बाद वो जगह स्किन रेड हो जाती है और उसके बाद उस पर बारीक से दाने बन जाते हैं अपर लिप वाली और फाइन लाइन जहाँ पर होती है, लाफ लाइन उस जगह पर। डॉक्टर साहब कुछ पूछना है? जी जी। बहुत जलन होती है। आप मैंने आपसे पूछना था, आप लिपस्टिक का यूज करती हैं डेली? ऑब्वियसली करती हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप लिपस्टिक नहीं यूज करती? कभी नहीं की? नहीं, बहुत अच्छा हो गया। मुझे ऐसा जरूरत नहीं पड़ती है, मैं यूज नहीं करती हूँ। सिर्फ मैं लोशन यूज करती हूँ या फिर ये नारियल का जो तेल होता है वो मैं स्किन पे यूज कर लेती हूँ या ऑलिव ऑयल यूज कर लेती हूँ। अच्छा, आपको एक आदत तो नहीं है कि आप अपनी जबान फेरती हो लिप्स के ऊपर या? नहीं जी, नहीं, ऐसी आदत नहीं है आपको, ठीक है। अच्छा जी, मैं जवाब दे देता हूँ इसका। जी बेटा, आप टेलीफोन बंद करके टीवी पे सुनिएगा, डॉक्टर साहब जवाब दे रहे हैं। बात सबसे बड़ी है, ये जो बीमारी की बात कर रही हैं, ये बीमारी को हम किलाइटिस कहते हैं। ये यहाँ पर, ये जी यहाँ पर जी, ये जो लिप, इसको कहते हैं वर्मिलियन बॉर्डर ऑफ द लिप, ये वाला जो बॉर्डर है। अच्छा, कुछ लोगों को आदत होती है यूं करने की, कुछ को आदत होती है बार बार जबान फेरने की। अच्छा, ये स्ट्रेस और एंजाइटी की निशानी है जो ये लोग करते हैं बार बार, ऑफिस में बैठे हुए देख रहे, बच्चे भी करते हैं, उनको स्ट्रेस होता है पढ़ाई का। अच्छा, अब ये जो बीबी बात कर रही हैं इसको किलाइटिस कहते हैं, और जो वो पिगमेंटेशन की बात कर रही हैं वो पिगमेंटेशन वैक्सिंग थ्रेडिंग के बाद भी आ जाती है। अच्छा। खवातीन हमारी जो लिप्स के ऊपर यहाँ वैक्स और थ्रेड करती हैं बालों को, जो बाल आ जाते हैं उससे भी आ जाती है। तो इसकी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, मैं यहाँ नाम नहीं ले सकता। तो ये जहाँ भी होती हैं, ये कौन से शहर में थी? ये कराची में है। तो कराची में अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चली जाएं, काबिल इलाज है। नाम इस बीमारी का किलाइटिस है, ये जो हम इसको कहते हैं। और लिप की इसकी ये बड़ी, मैं हैरान हूँ कि लिपस्टिक नहीं लगाती एक खातून हो के। एलर्जी भी हो सकती है। ये एलर्जी भी, इसको हम कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस भी कहते हैं, सीडी भी कहते हैं। कुछ लोग जब खाना खाते हैं, माल्टे मौसमी का सीजन आ रहा है, तो लोग छिलका जो होता है ना माल्टे का, उसके साथ चूसते हैं माल्टे को। अगर आपने कभी माल्टे मौसमी का या इसका छिलका देखा हो तो वो क्या होता है, उसमें कोई दबाएं छिलके को तो उसमें से एक मटेरियल आंखों में या मुंह में जाए तो बड़ा जलन होती है। वो केमिकल होता है जो आपको इसको भी बर्न करता है। तो मेरा मशवरा होगा कि ये अपना ट्यूब इसकी मिलती है, क्रीम मिलती है, वो ये लगाएं तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। समरीन। वालेकुम सलाम। जी मेरा पुत्र। डॉक्टर साहब, हमारे मुंह से दाने निकलते हैं बगैर किसी चीज, कोई चीज इस्तेमाल करने के बगैर दाने निकलते हैं। कितनी उम्र है समरीन आपकी? 24 साल। 24 साल। आप कहाँ रहती हैं? लाहौर में। लाहौर में। तो आप ज्यादातर घर का खाना खाती हैं या बाहर से भी खाना खाती हैं? काफी सारा घर का खाना खाते हैं। मिर्च मसाला तेज होता है? हाँ जी। मिर्च मसाला तेज होता है? नहीं, नॉर्मल होता है मेरा मिर्च मसाला। नॉर्मल होता है। आप हाइजीन का ख्याल रखते हो? फेस वॉश वगैरह इस्तेमाल करते हो? हाँ, नहीं फेस वॉश नहीं, घर में तो साबुन और तेल इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मैरिड हो आप? हाँ जी। कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? बच्चे भी नहीं है, औलाद भी नहीं है। अच्छा, कितने साल हो गए शादी को? 5 साल। अच्छा, डॉक्टर साहब की जरा बात सुनिएगा। डॉक्टर साहब की तो ग्रोइंग एज तो नहीं, 24? जी 24 है, मैरिड हैं, शादी को 4-5 साल हो गए। सबसे बड़ी बात है ये जो पिंपल्स अब निकल रहे हैं, इसको बच्ची को अपने हार्मोन्स को इन्वेस्टिगेट कराए, और उसी वजह से बच्चे भी नहीं हो रहे। अब जो बच्चे नहीं होते, इनफर्टिलिटी अगर है तो इनफर्टिलिटी जो होती है ये एक टेम्पररी होती है, एक परमानेंट होती है। तो हम ये ऐसे मरीजों को कहते हैं पहले गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओ। वो जो गायनेकोलॉजिस्ट होता है या होती है वो इनके पूरी इन्वेस्टिगेट मेंस्ट्रुअल साइकिल को करेगी। एक पीसीओज बन जाते हैं खवातीन में, पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरीज में भी इनफर्टिलिटी आ जाती है, और बड़े रीजन है, एंडोमेट्रियोसिस होता है, मेनोरेजिया है, डिस्मेनोरिया है, यानी ये वो गायनेकोलॉजिस्ट देख के। अच्छा, वो अगर प्रॉब्लम है तो वो गायनेकोलॉजिस्ट अपनी दवाई उसके लिए देगी,
दानों के लिए नहीं देगी, लेकिन दाने उसके बाद ठीक हो उसके बाद। और हम क्या करेंगे, नहीं इसको हमारे पास भी आना होगा पेशेंट को, क्योंकि वो जो एक्नी है इसको हम एक्नी वल्गैरिस कहते हैं, या आम लफ्जों में पिंपल्स कहते हैं, और उर्दू में इसको कील महासे कहते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो है ना फैट्स, फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये मेरे वालिद अल्लाह बख्शे शबीर साहब कहा करते थे ऐसे मरीज को, और चे वाली चीज़ें नहीं खानी, चावल, चीनी, चिकनाई, चपाती, चॉकलेट। तो मरीज कहता डॉक्टर साहब खाइए की, फिर वो कहते नहीं बेटा सब कोई लो, चावल का मतलब पुलाव जरदा कम कर दो, चीनी का मतलब मिठाइयाँ कम कर दो, चपाती का मतलब पराठे कम कर दो। तो ये मेरे वालिद ने एक फार्मूला बनाया हुआ था कि एक्नी के और पिंपल्स के मरीज को, और इनको कहते थे फ्रूट्स, जूस, फल, दूध, दही ये ज्यादा करें। तो ये मेरा मशवरा होगा, गायनी को दिखाएं, ये रहती भी लाहौर में है, अगर लाहौर में तो बहुत डर्मेटोलॉजिस्ट है, किसी को दिखा दें, मुझे मेरे पास आना है मेरे पास आ जाए, नहीं तो लाहौर में कहीं भी इसका इलाज है काबिल। लेकिन सबसे पहले अपनी गायनेकोलॉजिस्ट, बेटा सबसे पहले तो आपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है, और उससे फ़ायदा ये होगा कि ना सिर्फ के हार्मोनल बैलेंस की तरफ वो आपकी तवज्जो दिलवाएंगे, बल्कि जो कंसेप्शन है, जो बच्चा होने की उम्मीद है, वो भी आपकी इंशाल्लाह ज़रूर बढ़ जाएगी। ये कराने के बाद आपने किसी स्किन के डॉक्टर के पास जाना है ताकि आपका अगला वाला इलाज हो सके। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। अजीज़ भाई। वालेकुम सलाम जनाब, हुक्म। सर ये पूछना है कि डॉक्टर साहब से कि हमारे बाल हैं दाने दाने रोजाना ये नहाने के वक्त चल रहे हैं, ये किस लिए? क्या चीज़, क्या कह रहे हैं? दाने दाने कहाँ? ये बाल सर के बाल? सर के बाल जी। हाँ, यहाँ पे दाने हैं? नहीं सर के बाल रोजाना ये निकल रहे हैं, ये डॉक्टर से पूछना है कि ये क्यों निकल रहे हैं? निकल रहे से मतलब है गिर रहे हैं? गिर रहे हैं जी। हाँ, निकलना तो बालों का बड़ी अच्छी बात होती है ना यार अजीज। नहीं, निकल नहीं रहे, गिर रहे हैं। गिर रहे हैं, निकल रहे हैं नहाने के वक्त। नहाने के वक्त गुच्छे के गुच्छे हाथ में आ जाते हैं? नहीं दाने दाने एक एक दाना दाना एक एक। अच्छा, ठीक है। जरा डॉक्टर साहब की फोन बंद कर देना और टेलीविजन पे डॉक्टर साहब का जवाब सुनना। आपकी उम्र कितनी उम्र है बेटा आपकी? होगा 28 साल। 28? ठीक है जी। अच्छा, मैं जवाब दे देता हूँ। जी 28 साल के यंग हैं अभी, तो इनकी उम्र इतनी नहीं है। ये जो बाल गिरने की बात करते हैं, बाल गिरने की बड़ी वजूहात हैं। एक तो जेनेटिक होती है मारूसी, उसको रोका नहीं जा सकता, उसको तो वो अल्लाह ताला की तरफ से जीन्स में आता है, किसी के वालिद की तरफ से, किसी के मामू, चचा, ताया, फैमिली में, बहनों भाइयों में। एक तो वो हो गया। नंबर 2, ये अक्सर औकात आजकल हम लोगों का गांव में और अब शहरों में भी तेल लगाने का बहुत रिवाज है। वो तेल की जो चंपी हम करवाते हैं ना, वो नहीं करनी चाहिए। वो सर वो जो चंपी है ना बिलाल भाई, वो तो आपका लगता है कि किसी वक्त अंदर से दिमाग ही बाहर निकल के ना आ जाए जब वो आपको हिला रहा होता है चंपी करने वाला। वो नॉट मोर देन वंस अ मंथ, एक महीने से ज्यादा नहीं करना। एक ही रिसर्च अब आई है, महीने में एक दफा जी, महीने में एक दफा मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। एक रिसर्च अब आई है जो मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, रिगार्डिंग ये तेल और ऑयल जो हमारे लगाते थे हमारे पुराने ज़माने में, हमारी वालदाएँ, नानियाँ, दादियाँ, कि जी जितना तेल दिमाग को लगेगा उतना मेरा बेटा बड़ा बड़ा अफसर बनेगा, लॉयर बनेगा, डॉक्टर, इंजीनियर, ये पढ़ाई करेगा। ये वो कॉन्सेप्ट जो थे ये अब वो नहीं है। तेल जो है वो हमारे हेयर फॉलिकल्स को, जो हमारे बालों की ग्रोथ है, उसको ब्लॉक करके अल्टीमेटली ट्रॉमा कॉज करता है। देखिए ना, आपने हाथ लिया और आप अच्छी तरह उसको यहाँ से दबा रहे, मालिश कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप उसके हेयर फॉलिकल को तोड़ रहे हैं, आप उसको फायदा नहीं पहुंचा रहे। तो मालिश नहीं करनी चाहिए? नहीं सर, मालिश एक होती है बड़ी जेंटल मालिश, हल्की हल्की आप कर रहे हैं, दैट्स ओके। तेल लगा सकते हैं डॉक्टर साहब बालों? तेल आप लगा सकते हैं, लेकिन तेल के इंग्रेडिएंट्स आपको पता होना चाहिए। कोई कहता है सरसों का तेल है, कोई कहता है कोकोनट का तेल है, कोई कहता है कि जी ये तारी मीरे का तेल है, कोई कहता है जी ये स्पेशल तेल मेरा गांव से बन के आया। और भाई तुम्हें पता तो होना चाहिए कि तेल में है क्या। देखिए ना, आप एक दवाई जब खाते हैं आप पढ़ते नहीं है उसके में कि क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, फिर आप दवाई खाते हैं। सब इसका जो बाल गिरता है, एक एक करके जो बाल गिरता है, वो बाल एक जेनेटिक हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, ये डाइट रिलेटेड होता है। कईयों की डाइट प्रॉपर नहीं होती। अब बहुत लोग ऐसे हैं, मेरे पास कई लोग आते हैं, मैं कहता हूँ जी आप फल खाते हो? डॉक्टर साहब टाइम ही नहीं मिलता फल का, मैं तो अपना खाने ही इतना खा लेता हूँ, फल क्या करना है। उनको ये पता ही नहीं है बैलेंस डाइट क्या है। तो ये बड़ा ज़रूरी है बिलाल भाई कि हमें बैलेंस डाइट लेनी है, नंबर 1। नंबर 2, हमें कोशिश ये करनी है कि हर वक्त अपने बालों के साथ छेड़छाड़ ना करें। क्या मतलब है? हेयर ड्रायर कर रहे हैं हम, कोई बालों को पर्म करा रहा है, कोई बालों को स्ट्रेट। अच्छा, अल्लाह ताला ने हर शख्स के बालों का जो डिफरेंट स्ट्रेंथ और डिफरेंट टाइप बनाई। एक होते हैं घुंघरीले बाल,
ठीक। अगर माँ बाप के हैं उसके भी हो गए। अब वो घुंघरीले बालों को जब स्ट्रेट करवाएगा उसके भी बाल गिरेंगे। मेरी मशवरा इनको, ये 28 साल के हैं, दूध पिएं, मिल्क शेक, जूसेस, चिकन, मटन, फिश, डाइट अच्छी करें और अल्टीमेटली बहुत तेल का इस्तेमाल ना करें। सबसे बेहतर मशवरा यह है कि अगर तो ये जेनेटिकल नहीं है, जेनेटिकल है फिर तो कोई इसको रोक सकता नहीं है। लेकिन आजकल बहुत से ऐसी एडवर्टीजमेंट्स आ रही हैं जो कि कहते हैं कि पता नहीं कौन से ब्लॉकर्स हैं जो कि बाल गिरने से रुक जाते हैं अगर ये खा रहे हो। क्या ऐसी दवाइयाँ अवेलेबल हैं जो कि बालों को गिरने से रोक सकें? लेकिन आप जो मेरे कॉलर थे उनको बड़ा मशवरा है कि अपनी डाइट को अजीज़ आप बैलेंस कीजिए और अच्छी प्रोटीन वाली और अच्छे वेजिटेबल्स वाली एक मिक्स्ड खाना खाइए। और वो जो हैवी खाना होता है ना, नान के साथ, कुलचे के साथ, तेल वाला खाना, उससे परहेज़ करें। 28 साल की उम्र नहीं है कि बाल गिरें। जेनेटिकल भी हो तो इट टेक्स टाइम। आफ्टर 30 के बाद, 35 के बाद जो है वो बाल गिरना शुरू होते हैं। कर रहा था कि कोई ऐसे ब्लॉकर्स हैं जो कि बाल गिरने से बंद हो सकते हैं, लेकिन इस पर बात बाद में करते हैं। नादिया बहुत देर से इंतज़ार कर रही है, नादिया से पहले बात कर लें। नादिया, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मेरी प्यारी बेटी, हुक्म फरमाइए बेटा। सर मुझे सर आतिफ से बात करनी थी। जी सुन रहे हैं, स्किन के बारे में बताओ। सर मेरे स्किन पे ना, मतलब हम लोग गांव में रहते हैं और हम सब की स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब है। बहुत चीज़ें ट्राई की हैं, डॉक्टर्स की क्रीम यूज़ किए हैं, टोटके सारे यूज़ किए हैं, लेकिन कोई भी जो भी रिजल्ट मिलता है वो 1 महीने के लिए मिलता है और फिर उसके बाद स्किन बहुत ख़राब हो जाती है। मेरी सिस्टर्स की भी ऐसे ही है। नादिया, स्किन ख़राब हो जाती है मतलब क्या बेटा? मतलब कभी दाने निकल आते हैं, मुझे तो अच्छाइयाँ बन गई हैं मेरे फेस पे। अच्छा। दोनों साइड पे। अच्छा। और नाक पे भी बन रही है और मेरी सिस्टर्स को भी ऐसे ब्लैक हेड्स बन गए हैं, चेहरे पे निशान बन गए दानों के, इस तरह से। अच्छा, ये सिर्फ फेस के ऊपर ही है? जी जी, फेस के ऊपर ही। फेस पे ही है। आपकी कितनी उम्र है बेटा? मेरी 23 साल उम्र है। और आपकी बहन जो है उनकी कितनी उम्र है? उनकी एक की 20 साल है और एक की 18 साल। अच्छा, ये सारे मसाइल खवातीन को ही हैं या आदमियों को भी हैं? नहीं, खवातीन को ही हैं। खवातीन को हैं। आप मैरिड हैं बेटा? नहीं, अनमैरिड। ओके, आप जरा डॉक्टर साहब की बात सुनिए। डॉक्टर साहब को पूछना है आपने? जी नहीं, मैं सुन लिया। बात यह है कि जो ये एज है इनकी और इनकी बहनों की, इसको हम मेलाज़मा कहते हैं। ठीक। यानी अंग्रेज़ी में, तो उर्दू में इनको स्याहियाँ भी कहते हैं, छाइयाँ भी कहते हैं। अच्छा, ये प्रॉब्लम इसकी डिफरेंट कॉजेज़ होती हैं। ये यंग बच्ची हैं, फिर वही बात, हार्मोनल इश्यूज़ आ गए, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ आ गई, उसके बाद इम्प्रॉपर डाइट आ गई। और जो सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर ये इनको कोई मेजर प्रॉब्लम, यानी कोरोना, डेंगू, टाइफॉइड, मलेरिया, कोई जॉन्डिस, कोई ऐसी प्रॉब्लम रही हुई हो, बीमारी कोई मेजर, उसके बाद इम्यूनिटी जब कम हो जाती है तो तब भी छाइयाँ पड़ जाती हैं। अच्छा। जी हाँ, जो ख़वातीन मैरिड हैं उनको डिलीवरी के बाद, प्रेगनेंसी के बाद ये स्याहियाँ पड़ जाती हैं, मेलाज़मा जिसे कहते हैं। अच्छा, अब इन लोगों को, जो ऐसी पेशेंट होती हैं जो भी मैरिड भी नहीं है बच्ची और ये कहती है रहते भी गांव में शायद रहती हैं कहीं, और मेरी तीनों चारों बहनों, इसका मतलब है इनको डाइट नंबर 1 अपनी बेहतर करनी है। सबसे ज़्यादा मसला सबसे बड़ी बात डाइट है, जिसमें फ्रूट्स, जूसेस, मिनरल्स, वाइटामिन, उसका इंटेक बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर विटामिन सी से चेहरा, एंटी ऑक्सीडेंट्स जो होते हैं उससे चेहरा बहुत बेहतर हो जाता है, वो करनी है। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है, जब इन्होंने बाहर निकला, सन ब्लॉक लगाना है। ठीक। डॉक्टर, विटामिन सी कितनी लेनी चाहिए पर डे? पर डे देखिए जी, हम जो दो देते हैं ना जनरली, वो होती है 1 ग्राम पर डे इज इनफ। 1 ग्राम पर डे इज इनफ। उससे ज़्यादा मत लें। कई लोग 500 मिलीग्राम नहीं, कई लोग कहते हैं 500 मिलीग्राम एक खा लें, कई कहते हैं 500 BD सुबह शाम ले लें, तो वो टोटल 1000 मिलीग्राम 1 ग्राम बन गई, तो दैट इज इनफ। क्योंकि विटामिन सी की एक्सेस लेने से भी बीमारी हो जाती है। अच्छा। ये नहीं है, ये जो विटामिन होती हैं ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है ना कि आप कोई खा रहे हो फ्रूट जूस वगैरह। अगर ज़्यादा विटामिन की लेंगे कि जी मेरा रंग गोरा हो जाए, मैं बहुत चिट्टा हो जाऊँ और मेरे झुर्रियाँ चली जाएँ, तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं ज़्यादा विटामिन के। तो ये यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। कोई भी विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई। अब विटामिन डी अक्सर हर बंदा आके कहता है मेरी कड़ी कम निकली है जी, मेरे में तो विटामिन डी है ही नहीं जी। तो अब ये तो नहीं कि उसको हम विटामिन डी के टीके 5 टीके लगाने शुरू कर दें,
विटामिन डी के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सो ये जो बीबी हैं जिनका ये अभी बात कर रही थी, मेरा इनको मशवरा ये होगा कि एक तो सन ब्लॉक ये सब यूज़ करें, दूसरा मेरा मशवरा होगा कि अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को मिल लें एक दफ़ा, उससे बात करें। तीसरा मेरा मशवरा होगा अननेसेसरी कॉस्मेटिक्स मत यूज़ करें। कई दफ़ा कॉस्मेटिक्स के यूज़ से भी ये काले दाग और धब्बे पड़ जाते हैं। और चौथी बात ये होगी कि जी रात की नींद पूरी करें। कई लोग आके कहते हैं मेरे हल्के बड़े पड़ गए, वो हल्के भी नींद ना पूरी होने की वजह से। तो ये फैक्टर्स हैं ये, और अगर कभी लाहौर आए तो बेशक मुझे मिल लें। दिखा दें। अब नादिया ये बात जो है ना ये जहन में रखनी कि आपने सन ब्लॉक भी इस्तेमाल करना है बहनों ने, और आप अपनी डाइट के ऊपर जो है वो बेहतरी लेकर आएँ, जिसमें फ्रूट्स भी शामिल हो। खाना जो रेगुलर घर में होता है, बाहर का खाना बंद करें, जो घर का खाना है वो खाएं, फ्रूट्स वगैरह खाएं, जूसेस लें, और अपनी डाइट में थोड़ी सी विटामिन सी जो है, थोड़ी सी नहीं 1 ग्राम विटामिन सी जो है वो ज़रूर शामिल करें। अल्लाह ताला आसानी करेगा। लेकिन अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें तो उससे पहले आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिल के आएँ कि आपको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम तो नहीं है। आबिद हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम आबिद। वालेकुम अस्सलाम बिलाल भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है बेटा, हुक्म। सर मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो गई है कि 6 साल हो गए मुझे, ठीक है, स्किन की ये एक्जिमा फ्रंट पे ना, हाथों पे और पाँव पे एक्जिमा हो गया, ठीक है। 6 साल पहले तो बिल्कुल सही था, अचानक से ये बाहर निकला है, वजह भी नहीं पता ये निकलता क्यों है। अच्छा, इसके लिए मैंने इलाज काफी करवा लिया है 6 साल में। मतलब कि रावल डैम की बैक साइड पे चेक शहजाद है, वहाँ लेबॉर्ट्री है बहुत बड़ी, उधर से भी टेस्ट करवा के मैंने वैक्सीन भी लगवाई है, और स्पेशलिस्ट जो स्किन के डॉक्टर है उनसे भी मैंने काफी इलाज कराया, लेकिन ये ना बढ़ती है ना कम होती है, इसका समझ नहीं आ रही। तो अभी तक आपने जो ट्रीटमेंट कराई है वो क्या कराई है? इंजेक्शन वगैरह लिए कोई? हाँ जी, वैक्सीन लगवाते हैं ये चेक शहजाद से, रावल डैम की बैक साइड पे लेबॉर्ट्री है बहुत बड़ी गवर्नमेंट की, ठीक है, वहाँ से मैंने वैक्सीन लगवाते हैं। तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ा? कोर्स करवाया था मैंने ना, तो उससे भी फर्क नहीं पड़ा। अब ये ना कम हो रही है ना खत्म हो रही है, आगे बढ़ती भी नहीं है, ये उसी अपनी जगह पे है। चलो शुक्र करो, बढ़ तो नहीं रही। हाँ, ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ती नहीं है, लेकिन ये खत्म भी नहीं हो रही। और इसमें मतलब कि इसको जैसे कि मैं खोपे का तेल लगा लेता हूँ तो इससे आराम मिल जाता है। खारिश मतलब वो ना लगाओ तो फिर खारिश ज्यादा होती है। अच्छा, चंबल है जो सफेद जी, एक्जिमा जो है चंबल है। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे, आपकी फैमिली में तो नहीं है किसी को एक्जिमा, आपके वालिद या वालदा की साइड पे? डॉक्टर साहब किसी को नहीं था। हाँ, मेरे साथ ना मेरी सिस्टर को भी अचानक से, वो उसके साथ भी मेरे साथ मतलब एकदम ही उसको भी हुआ है। ये बीमारी भी जेनेटिक है एक्जिमा, और ये लगने वाली नहीं है, ये कंटेजियस नहीं है। लोग स्किन डिजीज़ के बारे में ये आपके प्रोग्राम में इसी वाले से बता दूं, हर बंदे को फिक्र होता है मुझे लग ना जाए, मैं आपको हाथ में ला रहा हूँ सब आपके, है मुझे ना लग जाए मुझे आपको, ये ऐसी बात नहीं है। बहुत कम डिजीज़ हैं स्किन की जो कंटेजियस होती हैं, इन्फेक्शियस होती हैं, छूत की बीमारियाँ होती हैं। और सब इसका इलाज एक्जिमा का बिल्कुल इलाज है। एक्जिमा का इलाज ये भी जेनेटिक। अब ये तो कह रहे हैं ना बाजू पे खाली है और वो रहती है आती जाती 6-7, ज़्यादा हो तो हम एटॉपिक एक्जिमा भी कहते हैं। अगर वो यहाँ फ्लेक्शर्स में हो, इधर हो, टांगों के दरमियान में हो, गर्दन में हो, बॉडी के नीचे थाइज में हो, तो वो फ्लेक्शरल एक्जिमाज आ जाते हैं, उसको एटॉपिक कहते हैं। लेकिन ये एक्जिमा जो होता है इसको उर्दू में पंजाबी में चंबल कहते हैं, और इसमें खारिश बहुत होती है। इसमें हम कहते हैं हाई प्रोटीन डाइट, ये चरगे मुर्गे टिक्के कबाब वगैरह ऐसी ग़िज़ा को कम कर दें, और फ्रूट्स और जूसेस ज़्यादा करें, और इमोलियंट्स का मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। वो मैंने पहले भी आपके 2 प्रोग्राम में बताया था, मेरे वालिद ग्लिसरीन एक्वा रोज़ देते थे। शबीर साहब ने अल्लाह बख्शे कहना मरीज़ को यार सबसे सस्ता इलाज है, खुद ही ले लो ग्लिसरीन एक्वा रोज़ अर्क गुलाब मिला के, तो मिलाओ 50% ही तो पूरी बॉडी पे लगाओ, और वो सारी बॉडी। इसकी मेडिसिन है? सॉरी जी, मेडिसिन जी, इसकी मेडिसिन है। इसके लिए हमें अगर इन्फेक्शन बहुत हो एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। इसके स्टीरॉयड हम लगाते हैं टॉपिकली, ऊपर लगाने के लिए होते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा हो तो फिर हम इंजेक्टेबल स्टीरॉयड और ओरल स्टीरॉयड भी दे देते हैं। सब आज के मौसम के बारे में बात कर रहे थे कि स्मॉग जो है वो स्किन को किस तरह इरिटेट कर सकती है। आपने फरमाया कि जो आज की स्मॉग है इसमें आप ऐनक भी लगाएं और सन ब्लॉक भी लगाएं। खाने के लिए क्या करें? पानी पीने के लिए कितना पानी पीना चाहिए? इससे कोई फ़र्क पड़ेगा या किसी और चीज़ से? बिल्कुल, आपकी बात बहुत अच्छी है। डिहाइड्रेशन हो जाती है स्मॉग में। रीज़न उसकी क्या है कि स्मॉग जब जाके आपके बैरियर को, स्किन बैरियर को ऊपर वो जो पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स, और ये जो मैंने आपको केमिकल बताए थे, सल्फर डाइऑक्साइड मैंने बताया था,
कार्बन मोनोऑक्साइड मैंने बताया था, नाइट्रस ऑक्साइड बताया था, जो ये सारे हमारे ये जो फ्यूल बर्न होके आ रहा है बाहर से, और जो फॉसिल्स हमारे जल के आ रहे हैं, और जो ये फार्म्स में जो ये बर्न हो रही हैं सारी, हम लोग बाहर एग्रीकल्चर लैंड में, तो वो उसके बाद स्किन को वो आके बैरियर को तोड़ देती हैं। जब स्किन बैरियर पे ये पार्टिकल्स आएंगे तो ऑब्वियसली स्किन ड्राई हो जाएगी, तो डिहाइड्रेशन, तो पानी का इंटेक बहुत ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, सर्दी में मसला होता है, नॉर्मली लोग पानी कम पीते हैं, तो फिर हमें उन्हें कहना पड़ता है कि स्मॉग के दिनों में आप वाटर इंटेक ज़्यादा करिए। सुमेरा हमारे साथ इस्लामाबाद से। सुमेरा, अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र मेरा पुत्र, हुक्म फरमाइए बेटे। जी सर, डॉक्टर साहब से मेरा क्वेश्चन है, मैं 1 साल से 40 प्लस मेरी एज है, 1 साल से सर मैं डाई वगैरह यूज कर रही हूँ, तो सर मुझे वो बिल्कुल सूट नहीं करता है। आप 1 साल से क्या इस्तेमाल कर रही हैं सुमेरा? जी सर, क्या इस्तेमाल कर रही हैं 1 साल से? व्हाइट बाल आ रहे हैं ना कुछ कुछ, तो मैं डाई वगैरह, अच्छा, डाई, हेयर डाई। हेयर डाई जी सर, अच्छा, बाल ब्लैक करने के लिए। अच्छा, तो सर वो बिल्कुल जैसे मैं लगा के हंसती हूँ, 1 घंटे के अंदर मुझे खारिश अच्छी खासी शुरू हो जाती है। हाँ। बहुत खारिश होती है। उसके बाद सर उसमें से पानी रिसता है, बहुत पानी बहता है। मुझे किसी इवेंट में जाना होता है तो वो मेरा सर अकड़ जाता है ना बिल्कुल। तो सुमेरा मेरे पुत्र, हर हेयर डाई के ऊपर ना एक छोटी सी वार्निंग लिखी होती है, और वो वार्निंग ये लिखी होती है कि इसको स्किन के 1 इंच के हिस्से पे लगा कर देख लें आप एलर्जिक तो नहीं है ऐसे ही ना डॉक्टर? बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर आप एलर्जिक हैं तो आपने वो हेयर डाई नहीं इस्तेमाल करना फिर। सर मैं डिफरेंट किस्म के यूज कर सकती हूँ, 4-5 ब्रांड के यूज कर चुकी हूँ, तो ये सेम यही कंडीशन होती है। जवाब दे। ओके, फोन बंद कर देना, डॉक्टर साहब की बात सुनना। जी डॉक्टर साहब। ये हेयर डाई वाला सवाल जो इन्होंने पूछा है, ये इतना कॉमन है कि मेरे पास लोग आते हैं कि डॉक्टर आतिफ, मैं जो भी हेयर डाई लगाती हूँ या लगाता हूँ तो मुझे उसका रिएक्शन हो जाता है। तो मैं उनको कहता हूँ अल्लाह को मंजूर नहीं है कि तुम हेयर डाई लगाओ। अल्लाह को मंजूर नहीं है तो क्या करोगे? यू शुड एज ग्रेसफुली, वन शुड एज ग्रेसफुली। अच्छा, मैं उसको ये कहता हूँ, तो वो जो शोबिज़ के लोग, माशाल्लाह आप जैसे लोग जो हैं, नोन लोग हैं, इतने मशहूर हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब वो एज ग्रेसफुली तो करेंगे तो हमारी रोटी पानी बंद हो जाएगी। हमें तो वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर कहता है फिल्मों वाला, जे तेरे चिट्टे बाल रहे हैं तो मैं तो नहीं तुम्हें कास्ट करना। अच्छा, अब उसमें हेयर डाई मार्केट भरी पड़ी है इस वक्त। जो मार्केट में हेयर डाई हैं जहाँ लिखा होता है अमोनिया फ्री, वो 90% उसमें अमोनिया होता है, फ्री नहीं होता। अच्छा, ये जो मार्केट की बात कर रहा हूँ, ये मैं आपको तजर्बे से बता रहा हूँ। अच्छा। अब मुझे डर्मेटोलॉजी में 45 साल हो गए हैं, आधी से ज्यादा मेरी जिंदगी गुजर गई है, मैं आपको तजर्बे से बता रहा हूँ। अमोनिया फ्री में अमोनिया होता है अमोनिया। ये सिर्फ बेचने के गिमिक्स हैं। मैं यहाँ एक बोतल आपको रख के कहूँ, मैं कहूँ जी इसमें अमोनिया फ्री है, आप कहेंगे जी आदमी साहब ने कह दिया, लेकिन उसमें अमोनिया होता है। ये PCSI लेबोरेटरी से टेस्ट के बाद भी हमने यहाँ कराए तो पता चला अमोनिया था। अब डाई ऐसी मेडिकेटेड डाई मार्केट में आ गई हैं, मेडिकेटेड जो अमोनिया फ्री हैं, मेडिकेटेड, वो ऑब्वियसली सब यूज करते हैं, मैं भी वही यूज करता हूँ, आई एम ऑल्सो यूजिंग दैट। यानी मैं ये इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ, तो जो वो मैं यहाँ नाम नहीं ले सकता उस डाई का, ऑब्वियसली वो हम यूज करते हैं और वो मैं अपने मरीजों को दे रहा हूँ। उसके साथ भी कुछ मरीजों को, मरीजों में फिर भी एक्जिमा आता है। इसको कहते हैं कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस ड्यू टू हेयर डाई, एक्जिमा बन जाता है जिससे पानी भी निकलता है, सर में खारिश होती है, लोगों को पीछे खारिश हो रही है, आंखों पे ये पिगमेंटेशन आ जाती है, इधर माथे पे डाई की वजह से। वो जो केमिकल होते हैं, इसमें केमिकल होता है, उसका नाम होता है PPPD, पैराफिनाइलिन डायामीन, उसके साथ ये एलर्जी कॉज करती है डाइज। अच्छा, वो मैं जब वो मेडिकेटेड डाई, आजकल मैं हर एक को वही देता हूँ, डर्मेटोलॉजिस्ट वही देते हैं, तो उसके साथ 90% में चांसेस नहीं है। एक ही हेयर डाई ऐसी है जो मेरे वालिद अल्लाह बख्शे कहते थे मरीज को कि बेटा एक हेयर डाई दुनिया में ऐसी है जिसके साथ कभी तुम्हें कभी नहीं हो सकता, और वो क्या है? प्योर पत्ते वाली ग्रीन मेहंदी। पत्ते वाली ग्रीन मेहंदी, काली मेहंदी नहीं। काली मेहंदी में क्या चीज है? उसमें केमिकल है। अब आजकल लड़कियों ने क्या काम किया है, शादी ब्याहों पर, जो फंक्शन पर, वो काली मेहंदी के पत्ते घर पे या बना लेती हैं, बाजू पे, हाथ पे। उसके बाद इतनी इरिटेशन होती है, वो पिगमेंटेशन हाथों में रह जाती है। सो उनको हम ये कहते हैं यहाँ आपने वो मेहंदी यूज नहीं करनी। वो जो पत्ते वाली ग्रीन मेहंदी है ना, वो कभी आपको एक्जिमा कॉज नहीं करेगी।
लेकिन ये जो आप फरमा रहे हैं जो अमोनिया फ्री है मेडिकेटेड, जी ये हेयर ड्राई महंगा ज़रूर है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप ये जानते हैं ये महंगा है, ये कोई इसकी कीमत मैं बता देता हूँ 5-1 हज़ार रुपए का आता है और हर बंदे की पहुँच से। लेकिन मुझे लोग ये कहते हैं डॉक्टर साहब फिर हम क्या, अब प्रॉब्लम ये आती है कि ये एक ही मेडिकेटेड हेयर डाई है जो मार्केट, और ये यहाँ का नहीं है, ये स्विट्जरलैंड का और इटली का बना हुआ है, ये यहाँ का नहीं है, ये वो लोग उसको इम्पोर्ट करते हैं वहाँ से, इम्पोर्ट करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ये जहन में रखिएगा कि जिन लोगों को हेयर ड्राई से एलर्जी है, ये मामला जो है ये महंगा ज़रूर है, लेकिन रिस्क ज़रूर लें कि मेडिकेटेड जो डाई है वो लें जो कि अमोनिया फ्री हो। लाहौर के अंदर मुझे पता है कि वो अवेलेबल है, वो महंगा है लेकिन अमोनिया फ्री है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपको सानिया दे और सानिया बांटने वालों में से रखें।